सब लोगों को प्रणाम और सुप्रभात। उपस्थित है आप सबके बीच में लेकर फिर से वही विषय वस्तु, वही दीवाना दिल, मस्ताने आप और परवाना हमारा सब्जेक्ट, जिसका नाम है इंग्लिश। तो स्टार्ट करते हैं एक्टिव से पैसिव कन्वर्जन के रूल्स। रूल नंबर 1, द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट आर इंटरचेंज्ड। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। मतलब सब्जेक्ट जो पहले होता है, ऑब्जेक्ट जो आखिरी में होता है, वो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह लेके सब्जेक्ट बन जाता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह लेके ऑब्जेक्ट बन जाता है। यानी कि द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर इंटरचेंज्ड। कैसे? बड़ा सरल है, देखिए एक एग्जांपल बना के ग्रीन मार्कर से। राम प्लेज क्रिकेट। राम क्रिकेट खेलता है, इसका पैसिव करते हैं। क्रिकेट इज प्लेड बाय राम। ये पैसिव बना। अब देखिए पैसिव वॉइस का पहला रूल फुलफिल हो रहा है क्या? राम प्लेज क्रिकेट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और इसका पैसिव बनाया तो क्या हो गया? क्रिकेट इज प्लेड बाय राम। यानी क्रिकेट जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट की जगह आ गया और राम जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट की जगह आ गया और ये बन गया क्रिकेट इज प्लेड बाय राम। बड़ा आसान है। रूल नंबर 1, सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट। आया? परफेक्ट। अच्छा, एक रूल से थोड़े एक्टिव पैसिव सारे हो जाएंगे। अभी तो ये सारे रूल अपने को पढ़ने, तकरीबन 11-12 रूल्स हैं और फिर एक के बाद एक सारे रूल लगाते जाएंगे हम लोग। चलें, अगला है द प्रीपोजिशन बाय इज एडेड। तो जब भी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं और अगर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का नाम हमने हटाया नहीं है, तो सब्जेक्ट जो कि ऑब्जेक्ट बन जाता है उसके पहले बाय नाम का सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट बन जाता है। ये क्रिकेट इधर आ गया, राम इधर आ गया पैसिव वॉइस में, तो सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट बन गया है उसके पहले बाय प्रीपोजिशन हमने लगाया है। बराबर है? बहुत अच्छा। तो दो रूल, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट्स आर इंटरचेंज्ड और दूसरा द प्रीपोजिशन बाय इज एडेड। तीसरा रूल, द वर्ब या मेन वर्ब इज चेंज्ड टू पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, दैट इज थर्ड फॉर्म। देखें इसी सेंटेंस में, देखें राम प्लेज क्रिकेट। राम प्लेज क्रिकेट में कौन सा फॉर्म है वर्ब का? प्लेज, फर्स्ट फॉर्म है। पैसिव बनाया तो क्या बना? क्रिकेट इज प्लेड बाय राम। अब प्ले नाम की जो हमारी वर्ब है इसका कौन से फॉर्म पे आ गए? प्ले, प्लेड, प्लेड, थर्ड फॉर्म पे आ गए। अब यहां ड्रिंक होता, राम ड्रिंक्स वाटर, तो ये बन जाता वाटर इज ड्रंक बाय राम। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। आ रही बात समझ? तो वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करते हैं पैसिव वॉइस में? हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज करते हैं, ही यूज करते हैं, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। बहुत अच्छा। तो रूल नंबर 1 एक बार फिर से, सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट। दूसरा, द प्रीपोजिशन बाय इज एडेड बिफोर द सब्जेक्ट जो अब ऑब्जेक्ट बन चुका है। तीसरा, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज करते हैं। चले भाई, रूल नंबर 4, हेल्पिंग वर्ब बी इज एडेड बिफोर द मेन वर्ब इन थर्ड फॉर्म। एक हेल्पिंग वर्ब होती है बी, बड़ा मजेदार ये वाला किस्सा है। बी और इज इन दोनों का अर्थ है होता है। जैसे संस्कृत में अस और भव, ये दो धातुएं हैं, दो वर्ब हैं जिनका अर्थ होना या है के सेंस में होता है। उसी तरह इंग्लिश में भी बी और इज दोनों का अर्थ है होता है। अब देखो इनके फॉर्म, बी का फॉर्म क्या है? बी का ही एक फॉर्म बी है, बीन है, बीइंग है, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सारे किसके फॉर्म हैं? बी या इज के। इनफैक्ट बी के 3 फॉर्म आपको पता है, जैसे ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, सिंग, सैंग, संग, ईट, एट, ईटन, गो, वेंट, गॉन। वैसे ही बी के 3 फॉर्म होते हैं, बी, वॉज और बीन। और अगर बी का एक और फॉर्म है इज, दो की दोनों इंटरचेंजेबल है, दोनों का एक ही अर्थ है इज, तो इज के भी 3 फॉर्म है, इज, वॉज, बीन। आया समझ? अगर प्लूरल हो तो ये वर्ब भी हो जाता है। तो चलिए देखिए, बात चल रही है हेल्पिंग वर्ब बी।
अब बी का कोई सा भी रूप आ सकता है। को बी के कितने रूप हैं? बी, बीन, बीइंग, इज, एम, आर, वॉज, वर्ब, बहुत सारे रूप हैं। तो हेल्पिंग वर्ब बी इज एडेड बिफोर द मेन वर्ब इन थर्ड फॉर्म। ये जो मेन वर्ब है ये थर्ड फॉर्म में, प्ले का प्लेड हो गया। तो मेन वर्ब इन थर्ड फॉर्म जो है, ध्यान दें, ये जो मेन वर्ब इन थर्ड फॉर्म यानी कि प्ले का प्लेड हो गया, इसके जस्ट पहले क्या आया है? इज आया है, इज। और ये इज किसका फॉर्म है? बी का ही एक फॉर्म है, ये रहा इज। तो हमने क्या कहा? हेल्पिंग वर्ब बी या बी का कोई फॉर्म इज एडेड बिफोर द मेन वर्ब इन थर्ड फॉर्म। उदाहरण के लिए यहां पे लिखा है बी, बीइंग, बीन, एटसेट्रा, इज, एम, आर, कुछ भी हो सकता है। बना ले, कितने भी सेंटेंस बना के देख लें आप। एक एग्जांपल यहां नया बना लेते हैं, ही पॉलिशेस, ही पॉलिश्ड द शूज, ऐसा बनाते हैं। तो इसका क्या बनेगा? पैसिव वॉइस, द शूज वर पॉलिश्ड बाय हिम, दैट्स इट। तो भाई सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट, बाय एडेड, बाय एडेड, बी का फॉर्म एडेड, बी का फॉर्म एडेड, मेन वर्ब गोज टू थर्ड फॉर्म, पॉलिश, पॉलिश्ड, पॉलिश्ड, यहां तो पहले से ही सेकंड फॉर्म में थी, इसका थर्ड फॉर्म भी पॉलिश्ड है। तो द शूज वर पॉलिश्ड बाय हिम, ये हो गया। सारे रूल लग गए एक साथ चारों। और मेन जो हमारा अभी बात चल रही रूल, बी या बी का कोई फॉर्म तो आता ही है, किसके पहले? मेन वर्ब के जस्ट पहले। और मेन वर्ब कौन से फॉर्म में रहती है? थर्ड फॉर्म में रहती है। अब बी का कौन सा फॉर्म आएगा ये हम लोग जब बाद में एक रूल पढ़ेंगे कि टेंसेस का चेंज कैसे होता है तब समझेंगे। चलो, पांचवा रूल है, इफ द सब्जेक्ट इन एक्टिव वॉइस इज अननोन, अनइंपॉर्टेंट और ऑब्वियस देन द सब्जेक्ट कैन बी ओमिटेड। कैन बी ओमिटेड अंडरलाइन कीजिएगा, सब्जेक्ट कैन बी ओमिटेड, मतलब कर ही दो जरूरी नहीं है, पर कर देना चाहिए या करना चाहो तो कर सकते हैं। वापस बोलते हैं, जब भी सब्जेक्ट अननोन हो, सब्जेक्ट यानी कर्ता यानी कि डूअर, यानी कि ही प्लेस क्रिकेट में ही सब्जेक्ट, राम प्लेस क्रिकेट में राम सब्जेक्ट, समवन हैज स्टोलन माय वॉलेट में समवन सब्जेक्ट। तो जब सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पता ही ना हो कि कौन है, अननोन हो, जैसे अभी बनाया एक सेंटेंस, समवन स्टोल माय वॉलेट, किसी ने मेरा बटुआ चुराया। तो यहां पर समवन, अब पता ही नहीं आपको कौन, भाई राम ने चुराया, श्याम ने चुराया, घनश्याम ने चुराया, राधा ने चुराया, सीता ने चुराया, पता ही नहीं किसने चुराया, तो भैया समवन लिख दिया हमने। अब इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आप देखो, माय वॉलेट से स्टार्ट करेंगे, माय वॉलेट हैज बीन स्टोलन, और आगे लिख सकते हैं बाय समवन, पर चूंकि एक रूल ये भी है कि चाहे तो हटा सकते हैं सब्जेक्ट। क्यों? व्हेन द सब्जेक्ट इज अननोन, हम सब्जेक्ट को ओमिट कर सकते हैं, यानी कि उसको हटा दो, क्या जरूरत है लिखने की। अब बाय समवन, अब मालूम ही नहीं कौन, तो बाय समवन लिख के करेंगे भी क्या? तो माय वॉलेट हैज बीन स्टोलन इतना लिख के भी छोड़ सकते हैं, और चाहो तो बाय समवन भी लिख सकते हैं, लेकिन ओमिट करना ज्यादा सुंदर होता है। आगे इसी रूल में देखो, इफ द सब्जेक्ट इन एक्टिव वॉइस इज अनइंपॉर्टेंट, अनइंपॉर्टेंट यानी कि जिसका कोई महत्व नहीं है, जैसे अगून, अब ये तो पता है कि गुंडे ने मारा, अगून किल्ड द चीफ मिनिस्टर, एक गुंडे ने चीफ मिनिस्टर को मारा। अब यहां गुंडा इतना इंपॉर्टेंट व्यक्ति नहीं है कि जिसके बारे में बात की जाए, गून यानी गुंडा, GOON गून। तो इसका क्या बनाएंगे भाई? चीफ मिनिस्टर तो इंपॉर्टेंट है ही, द CM हैज बीन किल्ड बाय अ गून, और बाय अ गून को हम नहीं लिख रहे, द CM हैज बीन किल्ड, मर्डर्ड, असैसिनेटेड। चूंकि CM है, बड़ी पोस्ट पे बड़ा व्यक्ति है, तो जनरली हम मर्डर्ड या किल्ड की जगह असैसिनेटेड यूज करते हैं। वी आर टेकिंग अ सिंपल एग्जांपल, इसलिए हम इतना कठिन वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं, अदरवाइज बड़े लोगों का जब मर्डर होता है तो उसको असैसिनेटेड बोलते हैं। खैर, तो अ गून किल्ड द CM
इसका पैसिव बना द सीएम हैज बीन किल्ड, दैट्स इट। बाय द गुण, क्यों बाय द गुण हम लिखेंगे ही नहीं, काट देंगे, कारण अनइंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। तीसरा, इफ द सब्जेक्ट इन एक्टिव वॉइस इज ऑब्वियस, ऑब्वियस मतलब जो बट नेचुरल हो, जो सबको पता हो, जो बहुत ही कॉमन सेंस की बात हो कि यार इसी ने ही किया होगा। जैसे द पुलिस कॉट द थीफ, पुलिस ने चोर को पकड़ा, तो भाई बड़ा आसान है, पुलिस ही चोर को पकड़ती, इसका पैसिव बनाओ द थीफ हैज बीन कॉट। अब बाय द पुलिस को हम ऑमिट कर सकते हैं, तो क्या बनाया इसका एग्जांपल, द पुलिस कॉट द थीफ, इसका पैसिव क्या बनाया, द थीफ हैज बीन someone stole my wallet, इसका पैसिव बनेगा my wallet was stolen, the CM was killed, इसका बनेगा the thief was caught। अभी टेंस का हम करेंगे, तो द पुलिस कॉट द thief was caught बाय द पुलिस, और हमने बाय द पुलिस को क्या किया, खा गए। क्यों खा गए, क्योंकि जरूरत ही नहीं है लिखने की। क्यों, क्योंकि भाई बड़ा ही ऑब्वियस है कि थीफ पुलिस ही पकड़ेगी, आम जनता जनरली थीफ को नहीं पकड़ती। हाँ, अगर ऐसा होता द थीफ वॉज कॉट बाय द पीपल ऑफ द एरिया, तो जरूर मेंशन करते द पीपल ऑफ द एरिया कॉट द थीफ वॉज कॉट बाय द पीपल ऑफ द एरिया। सो वी मेड अ करेक्शन, हम फ्लो में थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पाए। इसका बनेगा माई वॉलेट वॉज स्टोलन, इसका बनेगा द सीएम वॉज किल्ड, क्योंकि ऊपर हमने पास्ट इंडेफिनिट लिया है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव ऐसे बनेगा, यहां पे भी हमने पास्ट इंडेफिनिट लिया है तो इसका ऐसे बनेगा। सब दोनों हमने एक ही पैटर्न ले लिया है, वॉज कॉट। अभी आया सब बच्चों को समझ में, ध्यान हम रूल पे दें। रूल क्या है, रूल ये है अगर एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो अननोन, अनइंपॉर्टेंट या ऑब्वियस हो तो हम फिर उसे पैसिव वॉइस में उस सब्जेक्ट को ओमिट कर सकते हैं। बोलो आया पक्का, पक्का पक्का, बिंगो, वेरी गुड। चलो भाई 5 रूल पूरे हो गए, छठे रूल पे आ जाएं, आराम से आ जाएं। चलो भाई छठे रूल पे आते हैं, इधर आ जाओ। छठा रूल, सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन चेंजेस टू ऑब्जेक्टिव फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव एंड वाइस वर्सा। अब ये देखो, प्रोनाउन जो होते हैं उसके 2 फॉर्म होते हैं। इस तरफ जो लिखे हुए हैं ये सब्जेक्टिव फॉर्म है, और इस तरफ जो लिखे हुए हैं ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। इनका एक नाम और है, सब्जेक्टिव फॉर्म को नॉमिनेटिव फॉर्म भी कहते हैं और ऑब्जेक्टिव फॉर्म को एक्यूजेटिव फॉर्म भी कहते हैं। समझते हैं। आई का सब्जेक्टिव आई है, सब्जेक्टिव वी, यू, ही, शी, दे, इट है। ऑब्जेक्टिव फॉर्म इनके रिस्पेक्टिवली है, आई का मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, शी का हर, दे का देम, इट का इट। इनके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में इट और यू का सेम ही रहता है। आई, ही, शी, दे, वी इनके चेंज होते हैं। अब इनका बना के देखते हैं। और ये वाइस वर्सा क्यों लिखा है कि मान लीजिए एक्टिव वॉइस में अगर मी दिया हो तो पैसिव में आई हो जाएगा, एक्टिव में आई दिया हो तो पैसिव में मी हो जाएगा। देखो कैसे, आई वॉन्ट हिम। अब इसमें देखो आप, आई वॉन्ट हिम, हिम का वाइस वर्सा देखो आप, हिम का ही हो जाएगा और आई का मी हो जाएगा। तो आई का हो जाएगा मी और हिम का हो जाएगा ही। ठीक। और रूल क्या है, सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट। तो ये पहले तो ही बनेगा, ही बन के इधर आ गया तो बनेगा ही, और ये बन जाएगा आई का मी और इधर चला जाएगा, ये बन जाएगा वी।
वॉन्ड है तो यहां वॉज आ जाएगा, ही वॉज वॉन्ड बाय मी, ये हो गया एक्टिव, ये हो गया पैसिव। प्रोनाउन का चेंज, आई वॉन्ड हिम, ही वॉज वॉन्ड बाय मी। और बनाते हैं, वी अस, वी लर्न इंग्लिश, इसका क्या बनेगा, इंग्लिश इज लर्न्ड बाय अस, वी का अस, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है और उसका फॉर्म भी बदल जाता है सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव होता तो सब्जेक्टिव। और बनाते हैं, आई का हुआ, वी का हुआ, यू का बनाते हैं, इधर देखें, यू क्रैक अ जोक, अच्छा यू का यू ही रहता है तो इसका बनेगा अ जोक इज क्रैक्ड बाय, यू का यू ही रहा। ही का बनाते हैं, ही एडमायर्स हर, हर को भी ले लेते हैं अभी हाल, तो ही एडमायर्स हर, अब ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में तो ये सब्जेक्टिव बन जाएगा, हर का सब्जेक्टिव शी, तो इधर आ गया शी, ही का हिम बन जाता है और सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट, तो यहां आ गया ही का हिम, तो शी इज एडमायर्ड बाय हिम, ये बन गया। दे का लेते हैं, ही और शी हमने एक में ही ले लिया, दे का लेते हैं, दे लाइक मूवीज, तो बन गया मूवीज आर लाइक्ड बाय देम, दे बिकम्स देम। इट का बना लेते हैं, इट एम्बैरेसेस मी, मी का बनेगा आई, इट का बनेगा इट, तो आई एम एम्बैरेस्ड बाय इट, ये बन गया एक सेंटेंस, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। भैया आई का मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, शी का हर, दे का देम, इट का इट, ये रूल है कि जब एक्टिव वॉइस में प्रोनाउन सब्जेक्ट हो तो वो प्रोनाउन पैसिव वॉइस में बदल जाता है। और कैसे बदलता है, सब्जेक्टिव फॉर्म से ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चला जाता है। और मजा ये है कि वाइस वर्सा भी इसका ट्रू है कि एक्टिव वॉइस में अगर वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हो तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्टिव फॉर्म में चला जाता है। अरे भाई सीधे सीधे इंदौर से मुंबई जाना हो या मुंबई से इंदौर आना हो और आप मुंबई में बैठे हो और रिटर्न जर्नी करनी हो तो IRCTC की वेबसाइट पे क्या बना हुआ आता है, ऐसा चित्र बना हुआ आता है। इसका अर्थ है टू एंड फ्रो, मुंबई से इंदौर जाना, ये जाना, और ये इंदौर से मुंबई आना। तो इसे कहते हैं एक तरीके से वाइस वर्सा। ये सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का, ये ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का, और सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस में परिवर्तित हो जाता है। और वाइस वर्सा इज इक्वली ट्रू, अगर कोई ऑब्जेक्टिव केस में हो तो वो सब्जेक्टिव केस में परिवर्तित हो जाता है। किस में? फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। डन डन, वेरी गुड। चलो भैया कितने रूल हो गए? 1 2 3 4 5, 5 तो हमारे उस पेज के, 1 हमारा इस पेज का। अब आओ ये 7वें वाले रूल पे, ये थोड़ा सा इधर ध्यान देना। 7वां रूल, अगर मॉडल वर्ब यूज हुई है, मॉडल वर्ब बात की थी हमने, कैन, कुड, मे एटसेट्रा, माइट। अगर मॉडल वर्ब यूज हुई है तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है जो नीचे रेड अंडरलाइन किया है हमने। द स्ट्रक्चर इफ मॉडल वर्ब इज यूज्ड शैल बी, कैसे होगा वो? मॉडल वर्ब प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब।
वापस कहते हैं। जो मॉडल वर्ब है, देखो नीचे एक रूल और है, मॉडल वर्ब जो होंगी, जो मॉडल्स होंगी, वो अपना फॉर्म चेंज नहीं करती। कैन ही रहेगा, कुड नहीं बनेगा। वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में होता है, कैन का कुड, मे का माइट, विल का वुड, ध्यान रखना। एक्टिव पैसिव में नहीं होता, एक्टिव पैसिव में ध्यान देना। मॉडल वर्ब जो होगी, कैन, कुड, मे वगैरह, वो अपना फॉर्म चेंज नहीं करेंगी। और इसी से जुड़ा हुआ 7th रूल यही कह रहा है कि मॉडल वर्ब जब होगी तब स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, मॉडल वर्ब प्लस बी का और कोई फॉर्म नहीं, डायरेक्ट बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे किसी ने कहा यू कैन ईट मैंगोज, तुम आम खा सकते हो, इसका बनेगा ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट, मैंगोज। फिर कैन ही रहेगा, उसका फॉर्म चेंज नहीं होता, तो मैंगोज कैन। स्ट्रक्चर देखो, मॉडल वर्ब प्लस बी, कैन मॉडल वर्ब प्लस बी, मैंगोज कैन बी, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ईट का ईटन, मैंगोज कैन बी ईटन। फिर बाय आएगा, बाय कंपल्सरी, और बाय यू। अब यू का एक्टिव से पैसिव भी यू होता है, तो मैंगोज कैन बी ईटन बाय यू। बड़ा आसान, कोई सा भी लगा लो। यू मे ईट मैंगोज, मैंगोज मे बी ईटन बाय यू। यू माइट ईट मैंगोज, मैंगोज माइट बी ईटन बाय यू। यू कुड ईट मैंगोज, मैंगोज कुड बी ईटन बाय यू। यू शुड ईट मैंगोज, मैंगोज शुड बी ईटन बाय यू। कोई सा भी मॉडल वर्ब रिप्लेस कर दो, वो अपना फॉर्म बदलने वाला नहीं है, तो फॉर्म नहीं बदलेगा, रूल नंबर 8। और रूल नंबर 7 क्या कह रहा था, मॉडल वर्ब अगर आता है तो स्ट्रक्चर बनेगा मॉडल वर्ब प्लस बी प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। डन डना डन, बोलो आया, परफेक्ट, बहुत अच्छा। तो दादा कितने रूल हो गए हमारे, 8 रूल हो गए। एक बार लर्न करें, क्या संक्षेप में लर्न करें। सबसे पहले सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट, बहुत अच्छा। दूसरा बाय ऐड करेंगे। तीसरा बी नाम की वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब, चाहे वो रूप बदल ले, बी, इज, एम, आर, बीन, बीइंग, वॉज वर्ब आती है। फिर भैया जो मेन वर्ब होती है वो हमेशा थर्ड फॉर्म में यूज होती है। फिर अगर सब्जेक्ट अननोन, अनइम्पॉर्टेंट या ऑब्वियस हो तो उसको ओमिट कर सकते हैं। फिर अगर वर्ब, अगर मेन एक्टिव वॉइस में प्रोनाउन यूज किया हो सब्जेक्ट, तो वो प्रोनाउन अगर सब्जेक्टिव केस में है तो ऑब्जेक्टिव केस में आ जाएगा, और ऑब्जेक्टिव केस में है तो सब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट हो जाएगा। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, शी का हर, दे का देम, इट का इट। बहुत सही। फिर क्या कहा कि मॉडल वर्ब अपना फॉर्म नहीं बदलती है, और मॉडल वर्ब अगर सेंटेंस में हो एक्टिव वॉइस में तो उसका पैसिव कन्वर्जन का फॉर्म क्या बनता है, स्ट्रक्चर, वर्ब स्ट्रक्चर, मॉडल वर्ब प्लस बी प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। फिर सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट, बाय, और ये सब तो लगता ही है। चलो भैया, ये 8 रूल हमारे मेन हो गए। 3 और बढ़िया से रूल हैं, और उसके बाद आखिर में हम टेंसेस का कन्वर्जन कैसे होता है एक्टिव से पैसिव में, ये भी समझेंगे। करें शुरू, चलो भाई। अगला है इंपेरेटिव सेंटेंसेस को कैसे चेंज करेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस कल ही बात की थी हमने, किसको बोलते हैं, जिसमें ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन या कमांड हो। तो देखें, एक आध एग्जांपल बनाते हैं पहले। प्लीज गिव मी अ पेन, प्लीज मुझे एक पेन दे दीजिए। क्या इसमें एक रिक्वेस्ट है, हाँ, कृपया। तो जब रिक्वेस्ट है मतलब ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस है, सेंटेंस में आ रहा है। अगला देखो, सिट ऑन द चेयर, चेयर पे बैठ जाओ, सिट ऑन द चेयर। भैया ये तो टीचर का ऑर्डर लग रहा है, तो सिट ऑन द चेयर इज एन ऑर्डर। ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है। एडवाइस, टेक द पिल थ्राइस अ डे, गोली को एक दिन में 3 बार लेना। ये क्या है भैया, ये डॉक्टर की एडवाइस है कि गोली दिन में 3 बार लेना।
दिख रहा है नीचे का बच्चों को? अच्छे से दिख रहा है बच्चों को नीचे का? बहुत अच्छा। तो गोली कितनी बार लेना दिन में? 3 बार लेना, ये डॉक्टर की एडवाइस है। अब ये जो एडवाइस, ऑर्डर कमांड एक ही बात है, रिक्वेस्ट एडवाइस सजेशन भी एक ही बात है, कल हमने बात की थी। अंतर इतना सा है कि एडवाइस फॉर्मल होती है और सजेशंस थोड़े से इनफॉर्मल होते हैं। तो रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस का कैसे बनेगा? प्लीज हट जाएगा पैसिव वॉइस में से और उसकी जगह आ जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू। यहां तक तो कॉमन है। अगर एडवाइस हो, ऑर्डर हो तो यू आर ऑर्डर्ड टू। अगर एडवाइस हो तो यू आर एडवाइज्ड टू। अच्छा, एडवाइस की स्पेलिंग में ये नाउन फॉर्म है इसलिए सी है, और हम वर्ब यूज कर रहे हैं ADVISED, क्योंकि वर्ब फॉर्म में एस लगता है। यू आर एडवाइज्ड टू। देखो आप, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर एडवाइज्ड टू, यू आर सजेस्टेड टू। क्या? अब सेंटेंस देखो, प्लीज गिव मी अ पेन, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी अ पेन। यहां पर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म वाला रूल, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाती है। रूल देख रहे हो आप लोग? मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाती है, पर ये वाला रूल इंपेरेटिव सेंटेंसेस में नहीं लग रहा। पूछो क्यों? क्योंकि वहां पर मेन वर्ब बदल गई, तो लग भी रहा है। हो गए कंफ्यूज? मजा आया? देखो वापस सुनो, कहा क्या? मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाती है, तो होना चाहिए फिर यहां पर प्लीज गिव मी अ पेन, तो गिव, गेव, गिवन, गिवन हो जाना चाहिए। पर आप तो ऐसा कह रहे हो सर कि यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी अ पेन। जो मेन वर्ब गिव थी एक्टिव वॉइस की, वो तो गिव, गेव, गिवन बनी नहीं, वो तो गिव की गिव ही है। तो भाई याद करो, इन्फिनिटिव्स वर्ब के प्रकार में फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब के प्रकारों में हमने पढ़ा था इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव यानी कि टू लगा के अगर वर्ब के आगे टू लगा दें तो वो टू इन्फिनिटिव बन जाती है, और फिर उसका कोई रूप बदलता नहीं है। शी लव्स टू डांस, तो लव मेन वर्ब हो गई और टू के बाद जो डांस है वो इन्फिनिटिव हो गई। दे लाइक टू कुक, तो लाइक मेन वर्ब हो गई और कुक इन्फिनिटिव हो गई। अब लाइक का लाइक्ड कर दो, लाइक का लाइकिंग कर दो, टू कुक वैसा ही रहेगा, कुक में कोई चेंज नहीं आएगा, जबकि कुक वर्ब है पर टू लगने से वो इन्फिनिटिव बन गई। उसी तरह से जैसे ही यहां पे टू आया और टू लगने के कारण गिव इन्फिनिटिव हो गई, तो अब ये चेंज नहीं होगी। और मेन वर्ब क्या हो गई? रिक्वेस्ट। मेन वर्ब क्या हो गई? ऑर्डर। मेन वर्ब क्या हो गई? एडवाइस। मेन वर्ब क्या हो गई? सजेस्ट। और उसका थर्ड फॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो रूल तो हमारा वही लग रहा है कि मेन वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज होता है। और मेन वर्ब क्या है? मेन वर्ब क्या है? मेन वर्ब है रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस। तो रूल लग भी रहा है और नहीं भी लग रहा है, लग रहा है। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी अ पेन, आगे का ऐसा का ऐसे ही रहेगा, कीप इट सिंपल। तीसरा, यू आर एडवाइज्ड टू टेक द पिल थ्राइस अ डे, यू आर ऑर्डर्ड टू सिट ऑन द चेयर, यू आर सजेस्टेड टू वेयर अ रेड ड्रेस। बन जाएंगे, बहुत सारे बन जाएंगे। और मजा देखो, ऑर्डर वाले जो सेंटेंस होते हैं, एक छोटा सा इसमें कैच है, ऑर्डर सेंटेंसेस जो होते हैं उसके दो फॉर्म बनते हैं। एक तो यू आर ऑर्डर्ड टू वाला फॉर्म, यू आर ऑर्डर्ड टू ईट दिस, यू आर ऑर्डर्ड टू सिट क्वाइटली, यू आर ऑर्डर्ड टू गो आउट ऑफ द क्लास। एक तो ये फॉर्म बनता है, और एक दूसरा फॉर्म बनता है लेट द वाला। पर ये तभी बनता है जब ऑर्डर सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब हो। अच्छा, कितना जरूरी था कल हमने जो पढ़ा वो? अरे भाई, भले ही नहीं आने वाला एग्जाम में, पर उसका बेस यहां तो काम आ रहा है। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं? जब वर्ब का इफेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे पड़ रहा हो, या किसी सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जो वर्ब का इफेक्ट ले रहा हो अपने ऊपर, उसे कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। और जब वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे इफेक्ट ना पड़ता हो तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब। अब यहां देखो आप, ओपन द डोर, ये ऑर्डर है। तो ऑर्डर वाले सेंटेंस के दो तरह से बनते हैं पैसिव वॉइस, यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर, और दूसरा लेट द से बनते हैं। और कैसे बनेंगे लेट द वाले? लेट द डोर बी ओपन्ड।
शट द डोर, लेट द डोर बी शट. स्विच ऑन द फैन, लेट द फैन बी स्विच्ड ऑन. पोस्ट द लेटर्स, लेट द लेटर्स बी पोस्टेड. तो जहां पर ट्रांजिटिव वर्ब हो वहां पर हम लेट द वाला फॉर्म भी यूज कर सकते हैं और यू आर ऑर्डर्ड टू वाला फॉर्म भी यूज कर सकते हैं. पर अगर वर्ब इंट्रांजिटिव हो और ऑर्डर हो तो फिर हम सिर्फ और सिर्फ यू आर ऑर्डर टू वाला फॉर्म यूज करेंगे. जैसे सिट ऑन द फ्लोर या सिट ऑन द चेयर, इसका एक ही रूप बन सकता है, यू आर ऑर्डर टू सिट ऑन द चेयर. लेट द चेयर बी सिटेड ऑन, ये गलत है, पूरी तरह से गलत है, ये बनेगा ही नहीं. तो क्या बनेगा? यू आर ऑर्डर्ड टू सिट ऑन द चेयर, क्योंकि इसमें सिट ऑन द चेयर ऑन आ गया प्रीपोजिशन, यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, बीच में प्रीपोजिशन आ गया. और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी ट्रांजिटिव वर्ब वाला हो तो हम लेट द से भी कर सकते हैं. तो इसको कैसे अगर हम चार्ट में समझने की कोशिश करें कि ऑर्डर वाले सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस कैसे बनता है, बोले दो तरीके से. एक तो ट्रांजिटिव वर्ब हो तो कैसे बनेगा, और इनट्रांजिटिव वर्ब हो तो कैसे बनेगा. और अगर ट्रांजिटिव वर्ब हो तो दोनों तरीके से बनेगा. यू आर ऑर्डर्ड टू वाले तरीके से भी बनेगा और लेट द वाले तरीके से भी बनेगा. जबकि इनट्रांजिटिव वर्ब हो तो एक ही तरीके से बन सकता है. इन दोनों में और है, चाहे जिससे बना लो, यहां एक ही तरीका है, यू आर ऑर्डर्ड टू वाले तरीके से. खत्म. ये कंसेप्ट यद्यपि कहीं लिखी हुई नहीं मिलेगी आपको किसी किताब में, यह हम लोगों ने बहुत निचोड़ करके निकाली है. आमतौर पे रटा दिया जाता है, पर अपन कोशिश करते हैं कि बच्चे के पास हर चीज का लॉजिक हो. आपके पास है लॉजिक? पक्का? पक्का. चलो भैया, कितने रूल हो गए हमारे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रूल्स हो गए. 10वां रूल, इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्लियर? चलो 10वां रूल, जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, हमने यहां इंपेरेटिव लिख लिया. जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इंटेरोगेटिव याद आ रहा है किसी को? कल पढ़ा था. हाँ, जिसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. और क्वेश्चन दो तरीके से पूछे जाते हैं, या तो WH वाले या हेल्पिंग वर्ब वाले, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, या फिर WH, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाट. तो ये जो इंटरोगेटिव क्वेश्चंस होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं, इनमें जो हैज, हैव, हैड, व्हाट, वेयर आता है, इनका चेंज नहीं होता. देखो कैसे. व्हाट डू यू ईट, ये क्वेश्चन है, इसका पैसिव बनाओ. तो व्हाट अपनी जगह ही रहेगा, दे डू नॉट चेंज देयर पोजिशन. शुरू में था, पैसिव में भी शुरू में रहेगा. व्हाट इज ईटन बाय यू, ये हो गया. एक और बनाते हैं. व्हाट का बनाया, वेयर का बनाते हैं. वेयर का नहीं बनेगा, हाउ का बनाते हैं. हाउ डिड यू मैनेज हिम, हाउ डिड यू मैनेज हिम, तुमने उसे मैनेज कैसे किया. हाउ, हाउ की जगह रहेगा अपनी जगह. हाउ डिड का हो जाएगा वॉज. हाउ वॉज, हिम का ही, मैनेज थर्ड फॉर्म में चली जाएगी, मैनेज्ड. बाय, यू का यू, हाउ वॉज ही मैनेज्ड बाय यू. आया? बहुत अच्छा. तो हाउ वॉज ही मैनेज्ड बाय यू. चलो भाई, हैज, हैव का बना देते हैं. हैव यू नोटिस्ड हिम, हैव यू नोटिस्ड हिम, इसका बनेगा हैव का हैज हो जाएगा. सिंगुलर प्लूरल का अंतर है, पर जगह वही रहेगी. हैज ही बीन नोटिस्ड बाय यू. ये बीन इसलिए क्योंकि हैव है ना. तो जब हम किसी भी परफेक्ट टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट का जब कन्वर्जन करते हैं तो फिर उसके पैसिव में बीन आ जाता है. तो हैज ही बीन नोटिस्ड बाय यू. तो कुल मिला के बात यह है भाई कि हैज, हैव, हैड, व्हाट, हाउ, इस तरह के वेयर, इस तरह के जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इनमें ये जो क्वेश्चन वाले शब्द होते हैं,
ये कभी अपनी जगह चेंज नहीं करते, शुरू में रहते हैं, शुरू में ही रहते हैं पैसिव में भी। वेयर का थोड़ा सा मुझे डाउट है, वेयर का शायद कोई सेंटेंस हम नहीं बना पाएंगे वेयर, क्योंकि वेयर से जो सेंटेंस बनेगा वो इंट्रांजिटिव बनेगा, और इंट्रांजिटिव का पैसिव बनता ही नहीं है, एक्सेप्ट इंपेरेटिव सेंटेंसेस में जिसमें बन जाता है यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर एडवाइज टू करके। तो हम इसको अभी हटा के वॉट की जगह यहां पर वॉट और वेयर के बाद वेयर को हटा के उसकी जगह हाउ एटसेट्रा कर लेते हैं। वेयर का नहीं बनेगा, मेक श्योर। चलो भी, एंड लेट्स कम अप विद द लास्ट रूल। इस रूल को लिखने के लिए थोड़ा सा रब कर लूं मैं, आप लोगों ने नोट डाउन किया है ये, या 1 सेकेंड दूं आपको नोट करने के लिए? 1 सेकेंड तो बहुत जल्दी हो जाएगा। चलो इसको तो रब कर ही देते हैं। When there are two objects, कल पढ़ा था हम लोगों ने 3 ऑब्जेक्ट है, और 3 में से कोई से 2 होते हैं किसी भी सेंटेंस में। 3 कौन से थे? एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, आ गया याद? हाँ। दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और तीसरा ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। बहुत बढ़िया। जब 3 ऑब्जेक्ट हों, 3 में से कोई 2 होंगे, या तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन होगा। कॉम्बिनेशन देखना, या तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस होगा, या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन वाला सेंटेंस होगा। भाई जिसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन हो, ऐसा सेंटेंस तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं। आप बना के देख लेना, इतना तो विश्वास रखो मेरे ऊपर, गारंटी। चलो भाई, तो ऐसे 2 ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस हो सकते हैं जिसमें या तो ये 2 ऑब्जेक्ट हो या ये 2 ऑब्जेक्ट हो। बना के देखते हैं, फिर ये रूल देखेंगे, पहले बना लेते हैं। ही गेव मी अ चॉकलेट। अब देखो इसमें 2 ऑब्जेक्ट कौन से हैं? ही जिसने दी, और मी जिसके लिए या जिसको दी। तो ही गेव मी अ चॉकलेट, इसमें ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है मी, और चॉकलेट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है। अब इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चॉकलेट। इसका कन्वर्जन कैसे होगा? तो रूल देखें, व्हेन देयर आर 2 ऑब्जेक्ट्स देन ओनली द फर्स्ट ऑब्जेक्ट चेंजेस या इंटरचेंजेस विद द सब्जेक्ट। फर्स्ट ऑब्जेक्ट ही गेव मी, ओ मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ गया, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो पहला ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट, तो फिर ये चेंज हो जाएगा, ये वाला चेंज नहीं होगा। ये कहाँ आएगा? ये सब्जेक्ट की जगह आएगा, यहाँ आएगा, ये अपनी जगह पीछे ही रहेगा, इंटरचेंज नहीं करेगा। ये पहले ये आ गया ना ऑब्जेक्ट के नाम पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो ये इंटरचेंज करेगा। तो ये मी का क्या बनता है? मी का आय का मी, याद आ रहा है, वाइस वर्सा। तो मी का आय, तो आय गेव का गिवन हो जाएगा, क्योंकि गेव है पास्ट टेंस है, तो वॉज, आई वॉज, गेव का गिवन, आई वॉज गिवन अ चॉकलेट, ये अपनी जगह पे रहेगा। आई वॉज गिवन अ चॉकलेट बाय हिम। भैया बाय हिम जो है ये तो जब भी जाएगा सबसे पीछे ही जाएगा, इंटरचेंज भी करेंगे तो इसकी जगह नहीं आएगा, जाएगा तो सबसे पीछे। हाँ, ये सबसे आगे आ जाएगा। एक और बनाते हैं, माहिरा टोल्ड मी अ सीक्रेट। माहिरा ने मुझे एक सीक्रेट बताया, तो इसका बनेगा मी बन जाएगा, इधर आगे आएगा, माहिरा आ जाएगी सबसे पीछे, तो बनेगा आई वॉज टोल्ड अ सीक्रेट बाय माहिरा। अब बच्चे के दिमाग में प्रश्न आ रहा है कि सर एक बात बताइए, इसका ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि अ सीक्रेट वॉज टोल्ड टू मी बाय माहिरा? ऐसा क्यों नहीं आ रहा है? ऐसा इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि इस सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन नहीं है, इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है।
भाई सेंटेंस उन्होंने जैसा दिया है उसको वैसे चेंज करना पड़ता है। अगर ये सेंटेंस ऐसा दिया होता कि माहिरा टोल्ड अ सीक्रेट टू मी, ये मी यहां होता एक्टिव वॉइस में और बीच में टू भी होता, तो ये सेंटेंस ऐसे भी बन सकता था, माहिरा टोल्ड अ सीक्रेट टू मी। तब फिर इसका पैसिव वॉइस ऐसे नहीं बनता, तब फिर इसका पैसिव वॉइस बनता। अब देखना रूल क्या है, वेन देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स, अब यहां टू ऑब्जेक्ट्स हैं क्या, माहिरा टोल्ड अ सीक्रेट एक ऑब्जेक्ट है, टू मी भी एक ऑब्जेक्ट है, मी कौन सा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। तो रूल वही वाला लगेगा, व्हेन देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स देन ओनली द फर्स्ट ऑब्जेक्ट इंटरचेंजेस विद सब्जेक्ट। तो फिर अब इसमें फर्स्ट ऑब्जेक्ट कौन सा हो गया, माहिरा टोल्ड अ सीक्रेट फर्स्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और सेकंड ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। तो अब जगह कौन चेंज करेगा, टू मी वही रहेगा और ये जगह चेंज कर लेगा। तो कैसे रहेगा, पहले अ सीक्रेट आ जाएगा, अ सीक्रेट वॉज टोल्ड टू मी वही रहा, और बाय माहिरा लास्ट में जाएगा वो, तो बाय माहिरा। तो आप जो सोच रहे हो वो सही है, लेकिन उसके लिए एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंस दिया है उस पर गौर करना पड़ेगा। अगर वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस हो तो उसका फॉर्मेट बनेगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और उसके बाद बाकी पूरा सेंटेंस, और अगर वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन वाला है तो उसमें आएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस फिर बाकी का पूरा सेंटेंस। तो कौन सा ऑब्जेक्ट वर्ब के तुरंत बाद आ रहा है अथवा कौन सा ऑब्जेक्ट पहले आ रहा है उसको ध्यान में रखते हुए इंटरचेंज होगा। और सिंपल कर दें तो रूल ये है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस में एक्टिव वॉइस अगर हो तो पैसिव वॉइस करते समय इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आएगा, उसके बाद वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जो भी है, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट आएगा। या एक काम करते हैं, लेट्स नॉट गेट कंफ्यूज्ड, मैं आपको वर्ब स्ट्रक्चर आपके लिए एकदम सिंपल कर देता हूं। मुझे लगता है जो बहुत बुद्धिमान बच्चे हैं उनको एक बार में आगे होगा, बाकियों के लिए मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं। सुनो, इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस। एक और वर्ब स्ट्रक्चर बनाता हूं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, ये भी एक्टिव वॉइस। इनका पैसिव क्या बनेगा, ये एक्टिव वॉइस है, इनका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, ये एक्टिव वॉइस, इसका पैसिव क्या बनेगा, अच्छे से लिखते हैं। इसका पैसिव बनेगा, ब्लू कलर से लिख रहे हैं, 1 2 3 4 में पहला कौन सा ऑब्जेक्ट आ रहा है, ऑब्जेक्ट की देखो सीक्वेंस, ऑब्जेक्ट ये और ये हैं, दो ऑब्जेक्ट में से पहला ऑब्जेक्ट ये, तो ये पहले आएगा, तो ये आएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। इससे आसान हो जाएगा वर्ब स्ट्रक्चर बनाने से। और इस तरह के सेंटेंस का क्या बनेगा, इसका बनेगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। चलो भैया सर अब एक एक सेंटेंस और बना के बता दो, हमारा सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा तो बड़ा अच्छा लगेगा। थैंक यू बोलेंगे आपको, थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है, करना है यार। देखो भैया एक्टिव बनाते पहला,
राज वर्ब पोस्टेड हिम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अ लेटर। राज ने उसे एक पत्र भेजा। इसी को अगर दूसरी भाषा में बोले तो ये चेंज हो सकता है दूसरे तरीके से। राज, देखना ऊपर, सब्जेक्ट राज, वर्ब पोस्टेड, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो यहां है ये देखो वो पहले आएगा, राज पोस्टेड अ लेटर। फिर ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, मतलब प्रीपोजिशन आएगा टू, और किसे, हिम। अब देखो आप, सब्जेक्ट वर्ब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन टू हिम। इधर देखो, सब्जेक्ट राज, वर्ब पोस्टेड, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसको भेजा हिम, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अ लेटर। ये हो गया एक्टिव वॉइस। अब इसका पैसिव लिखते हैं ब्लू से। रूल देखना, पैसिव में सबसे पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है, हिम, तो हिम का हो जाएगा ही। प्रोनाउन हिम बिकम्स ही, तो ही। फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब, कौन सी, पोस्टेड, पास्ट टेंस है इसलिए वॉज आएगी, ही वॉज। फिर मेन वर्ब है पोस्ट, उसका थर्ड फॉर्म पोस्ट, पोस्टेड, ही वॉज पोस्टेड। फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, अ लेटर। फिर बाय, और सब्जेक्ट है राज, बाय राज, तो ही वॉज पोस्टेड ए लेटर बाय राज। इस वाले का बनाए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, अ लेटर। फिर हेल्पिंग वर्ब वॉज, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म पोस्ट, पोस्टेड, अ लेटर वॉज पोस्टेड। फिर ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन यानी कि टू हिम, बाय, सब्जेक्ट राज, बाय राज, तो बन गया अ लेटर वॉज पोस्टेड टू हिम बाय राज। ये जो लिखा है और ये जो लिखा है दोनों के मीनिंग में कोई अंतर नहीं है, पर दोनों अपने अपने तरीके हैं कहने के। दोनों इंग्लिश के प्रॉपर स्ट्रक्चर हैं, वैलिड स्ट्रक्चर हैं, दोनों में कोई बाधा नहीं है, ये दोनों वैलिड हैं। लेकिन ये इस तरीके से लिखा गया है, ये इस तरीके से लिखा गया है, कहने का अंदाज अलग है, बस अंदाजे बयां अलग है, दोनों का मीनिंग सेम है। तो दोनों के पैसिव का भी मीनिंग सेम है, लेकिन दोनों के पैसिव के बनने का स्ट्रक्चर भी अलग है। अब मजा यह है कि ये आ जाए अगर आपको एग्जाम में पैसिव बनाने के लिए, और आप इसका अगर पैसिव ये बना दो तो भावार्थ सही होने पे भी 0 मार्क्स हैं। और ये आ जाए एग्जाम में एक्टिव पैसिव बनाने के लिए और आप इसका पैसिव ऐसा बना दो तो भावार्थ सही होने के बावजूद भी 0 आएंगे। भैया जिसका जो उत्तर है वही देना पड़ेगा। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाले का पैसिव ऐसे बनता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन वाले का पैसिव ऐसे बनता है। तगड़ी चीज थी ये कंसेप्ट की। देखो मैंने तो जान लगा दी समझाने के लिए आखिरी तक, ताकि आपको समझ में आए। आया कि नहीं आया ये आप बताओ? पक्का आया? एकदम पक्का? चलो भाई, थैंक यू सो मच। इतना हमारा हुआ। तो रूल ये है, रूल एक ही लग रहा है, कुल मिला के रूल एक ही लग रहा है कि व्हेन देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स, जब दो ऑब्जेक्ट हो, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट या फिर डायरेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, तो जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट आता है वो सब्जेक्ट के साथ अपनी जगह इंटरचेंज कर लेता है। और इंटरचेंज के मायने ये है कि वो सब्जेक्ट की जगह चला जाता है पर सब्जेक्ट उसकी जगह नहीं आता है, सब्जेक्ट एकदम लास्ट में जाता है। बाय हिम, बाय राज, वो लास्ट में जाता है। और ये उसके 2 उदाहरण हैं। कुल मिला के ये पूरे 11 रूल्स एक्टिव पैसिव वॉइस के हमने बहुत ही तगड़े रूल्स अच्छे से किए। मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। पक्का आया? बहुत बढ़िया। चलो भाई 2 मिनट में अपन स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। करें शुरू? चलो भाई करें स्टार्ट। चलो एक्टिव पैसिव का एक लास्ट हमारा छोटा सा पॉइंट बचा है, इसको पूरा करते हैं। हमने देखा था 11 पॉइंट्स के रूल्स को, पर टेंसेस का चेंज कैसे करते हैं एक्टिव से पैसिव में, वो एक बार देखते हैं। तो देखो, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, 3 टेंस। 3 टेंस में कुल 4 होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो 3 टेंस के एक के 4 भेद, तो कुल कितने हो गए? 12। पर 12 में से हमने कितने लिखे हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बचे हुए 4 कहाँ गए?
आप देख रहे हो तीनों में जो परफेक्ट कंटिन्यूस वाला एक चौथा होता है, इन तीनों के बाद ये चौथा परफेक्ट कंटिन्यूस, वो कहीं पे भी नहीं है। इंडेफिनिट है, कंटिन्यूस है, परफेक्ट है, इंडेफिनिट है, कंटिन्यूस है, परफेक्ट है, इंडेफिनिट है, परफेक्ट है, पर परफेक्ट कंटिन्यूस कहीं पे भी नहीं है। तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों के ही परफेक्ट कंटिन्यूस का कन्वर्जन नहीं होता एक्टिव से पैसिव में, तो हमने लिखा ही नहीं। और एक फ्यूचर टेंस में जो कंटिन्यूस होता है, यहां पे कंटिन्यूस है, यहां पे कंटिन्यूस है, यहां पे नहीं है, फ्यूचर में कंटिन्यूस नहीं है। फ्यूचर कंटिन्यूस का भी कन्वर्जन नहीं होता पैसिव में। तो कितने बचे? 3 तो परफेक्ट कंटिन्यूस और एक फ्यूचर कंटिन्यूस, 3 और 1 4, ये 4 गए, तो 12 में से 4 गए 8। ऑल परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस एंड फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस डू नॉट कन्वर्ट टू पैसिव वॉइस, ये हमने यहां पे लिखा है। अब कुल बचे 8 12 में से। अब इन 8 टेंसेस का कन्वर्जन होता कैसे है ये देख लें। देखो बेटा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया प्रेजेंट टेंस। मैंने डायरेक्ट एग्जांपल लिखा है, वर्ब स्ट्रक्चर बोल के बता रहा हूं। आई एम प्रीटी श्योर कि आप स्कूल में अच्छे से पढ़ के आए हो। ये हमारे कोर्स में टेंसेस है भी नहीं, तो वी कैन नॉट स्पेयर टाइम व्हेन वी आर रनिंग सो मच शॉर्ट ऑफ टाइम कि हम टेंसेस वापस पढ़ें बेटा। तो देखो इसका पैसिव कैसे बना, ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट, बाय वाला रूल लगाया, ही का हिम हो जाएगा, वो सारे रूल आपको 11 याद ही हैं। तो कैसे बना, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बी प्लस आईएनजी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, एंड द रूल गोज ऑन इन द सेम वे। अब इसका एक बार अपन एग्जाम्पल ही देख लेते हैं। ही ईट्स एप्पल्स, एप्पल्स आर ईटन बाय हिम, एप्पल प्लूरल इसलिए आर, सिंगल हो रहता तो इज हो जाते, एक एप्पल हो जाता होता तो इज करते। ही इज ईटिंग एप्पल्स, एप्पल्स आर बीइंग ईटन बाय हिम, बीइंग क्यों आया, याद करो बी वर्ब आएगी, और चूंकि ईटिंग का आईएनजी किसको देना है, बी को देना है, तो बी में ईटिंग का आईएनजी लग गया और ईट का ईटन हो गया, तो बी का बीइंग हो गया। जहां जहां कंटिन्यूस होगा वहां पर आईएनजी आएगा ही आएगा, चूंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो इसके पैसिव में भी आईएनजी आएगा। ही हैज ईटन एप्पल्स, एप्पल्स हैव बीन ईटन बाय हिम। इधर आइए पास्ट टेंस पे, ही एट एप्पल्स, अब ईट का सेकंड फॉर्म एट, पास्ट इंडेफिनिट। अच्छा ये जो इंडेफिनिट टेंस है ना, इसको सिंपल भी बोलते हैं, पर इसको बोलने का तरीका ऐसा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। और अगर सिंपल बोलना हो तो फिर पहले सिंपल बोलेंगे, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, ये बोलने का तरीका। अब पास्ट कंटिन्यूस, ही वॉज ईटिंग एप्पल्स, तो रूल वही है, वॉज वर तो आएगा ही आएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा, तो एप्पल्स वर आईएनजी बी के साथ जुड़ जाएगा, बीइंग ईटन बाय हिम। ही हैड ईटन एप्पल्स, एप्पल्स हैड बीन ईटन बाय हिम। ही विल ईट एप्पल्स, अब आ जाओ फ्यूचर टेंस पे। फ्यूचर में दो के ही बनते हैं, सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट बोल लो, और दूसरा फ्यूचर परफेक्ट। इसका बनेगा ही विल ईट एप्पल्स, तो एप्पल्स विल बी ईटन बाय हिम, और दूसरा ही विल हैव ईटन एप्पल्स, एप्पल्स विल हैव बीन ईटन बाय हिम। दैट्स इट। 8 टेंस है, 12 में से जिनका पैसिव कन्वर्जन होता है, और ये उनका एक एग्जाम्पल है। इनका जो वर्ब स्ट्रक्चर है वो आप लोगों के पास ऑलरेडी है, हम लोगों ने इसको समझा है। चले बढ़े आगे, चलो भाई, तो यहां आके हमारा अभी फुल फ्लेजेड 100% एक्टिव से पैसिव का कन्वर्जन हुआ। अब पैसिव से एक्टिव का कन्वर्जन का क्या रूल, तो एक लाइन याद रख लो बस, कि भाई जिस रास्ते से इंदौर से भोपाल जाया जाता है, आया भी उसी रास्ते से जाता है। तो जो रूल एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट करने के हैं उनको एग्जैक्टली वाइस वर्सा कर दो, रिवाइंड कर दो, अंडू कर दो, पीछे लेते जाओ। जिन रूल्स से आगे बढ़ बढ़ के पैसिव करते गए थे उन रूल्स को हटा हटा के वापस अगर पैसिव दिया हो तो एक्टिव पे आ जाओ। एक एग्जांपल बनाए इसका, देखो बड़ा आसान है। मान लो उन्होंने एग्जाम में दे दिया, राज वॉज हिट बाय रवि, राज रवि के द्वारा हिट किया गया था, मारा गया था।
तो इसका क्या बनेगा? तो एक्टिव से पैसिव का रूल क्या था? एक्टिव से पैसिव का रूल भाई वॉज आ रहा है, मतलब ये वाला टेंस होगा। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते, तो इसका उल्टा कर दो। अब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहां पहले रवि आ जाएगा एक्टिव करते समय, रवि वॉज हट जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर वर आया है या वॉज आया है, तो इसका एक्टिव में वॉज या वर नहीं आता है, तो वॉज वर हट जाएगा। बी वाला फॉर्म जो पैसिव में आता है, अगर एक्टिव बनाओ तो हट जाएगा। तो रवि हिट का फर्स्ट फॉर्म हिट हिट हिट, सेकंड फॉर्म भी हिट है, पर हम सेकंड फॉर्म लिखेंगे क्यों? क्योंकि वॉज है। इज होता तो फर्स्ट फॉर्म लिखते, तो वॉज है तो हिट का सेकंड फॉर्म क्या होगा? हिट हिट हिट। रवि हिट, बाय हट जाएगा क्योंकि एक्टिव से पैसिव करते समय बाय आता है, पैसिव से एक्टिव जाएंगे तो बाय फिर हटाएंगे, तो बाय हट जाएगा। तो रवि हिट राज, खत्म। रवि राज को मारता है। आया, एक और बनाते हैं पैसिव से एक्टिव। एक अपन इंपेरेटिव का बनाते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्ले हॉकी। अब याद करो, यू आर रिक्वेस्टेड, ये अगर पैसिव में है तो एक्टिव में हट जाएगा और इसकी जगह आ जाएगा प्लीज, और बाकी वैसा का वैसे ही रहता है, तो इसका एक्टिव बन जाएगा प्लीज, और यू आर रिक्वेस्टेड टू हट के प्लीज आया, बाकी ऐसा कैसे रहता है? प्लीज प्ले हॉकी। वेरी इजी। एक्टिव से पैसिव में जाना, पैसिव से एक्टिव में जाना और इजी है। इस तरीके से हमने एक्टिव पैसिव वॉइस वाला हमारा जो पूरा पोर्शन था वो अच्छे से किया। बाकी प्रैक्टिस आप लोगों को घर पे करनी है, वर्कशीट्स आपको दे दी जाएंगी, आप वर्कशीट को अच्छे से करना, उसके बाद अपन उसको चेक करेंगे। चलो भाई, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, इसको अब बंद करते हैं, क्लोज डाउन कर देते हैं। ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया हमारा। करें शुरू। चलो भाई, नया टॉपिक एकदम ब्रांड न्यू, इसका वेटेज नया एकदम ब्रांड न्यू टॉपिक। इसका वेटेज भी एग्जाम में है तकरीबन 3 से लेके 4 नंबर, मैक्सिमम 4, जो कि बहुत मुश्किल है, 3 तो आता ही आता है। चल, तो कैसे आएंगे क्वेश्चन? डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का है ये, तो क्वेश्चन आएगा कि डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस देंगे और आप उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करो, अथवा बहुत करके अगर कुछ कठिन बनाने की कोशिश की तो इनडायरेक्ट स्पीच दे देंगे और कहेंगे कि इसका डायरेक्ट स्पीच बना दो। जैसे एक्टिव का पैसिव और पैसिव का एक्टिव करते हैं, वैसे ही डायरेक्ट का इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट का डायरेक्ट करने का एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। भाई जैसे हमने एक्टिव पैसिव के रूल पढ़े, वैसे कुछ रूल्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के भी हैं। रूल्स पढ़ने के पहले सर एक बार ये तो बता दीजिए कि ये होता क्या है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। देखो भाई, राम ने कहा मैं बहुत बड़ा योद्धा हूं, तो ये डायरेक्ट स्पीच हो गया कि राम ने ऐसा कहा था कि भाई खुद अपने शब्दों में कि मैं बहुत बड़ा योद्धा हूं। अब ये बात जब राम ने कही थी तब कही थी, ये बात राम ने उस समय के लोगों से कही थी। आज जब ये बात जब मैंने सुनी थी राम के मुंह से और आज मैं आपको आके बता रहा हूं कि भाई मालूम है राम क्या बोला था? राम बोला था कि वो बहुत बड़ा योद्धा है। तो राम ने जब अपने शब्दों में कही थी तब डायरेक्ट राम ने कहा मैं बहुत बड़ा योद्धा हूं। ये मैं बहुत बड़ा योद्धा हूं, ये डायरेक्ट राम के शब्दों में ऐसे ही कोटेशन मार्क में उतार दो। और अब जब हम इसको अपने शब्दों में कहीं किसी और को रिपोर्ट करते हैं, किसी और को बताते हैं, तो हम क्या कहेंगे? भाई राम ने कहा था कि वो बहुत बड़ा योद्धा है, तो हम उसके शब्दों में नहीं, उसकी बात को अपने शब्दों में। अब वो बात डायरेक्ट हो गई कि इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट स्पीच यानी बात। तो एक बात जो डायरेक्ट स्पीच में होती है वो अपनी जगह होती है, और उसको जब कोई और बखान करता है, बयान करता है, नरेट करता है, तो उसको फिर अपने शब्दों में रिपोर्ट करता है, तो उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट। डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट स्पीच। इसीलिए इसके 3 नाम है।
क्योंकि हम किसी और की बात को आके किसी और को सुना रहे हैं, बयान कर रहे हैं, नरेट कर रहे हैं, इसलिए इसे नरेशन भी बोलते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी बोलते हैं। और तीसरा नाम है रिपोर्टिंग रिपोर्टेड स्पीच, जिसके शब्दों में कहा जाए रिपोर्टिंग, उसी शब्दों में रिपोर्ट हो जाए रिपोर्टिंग, और अपने शब्दों में उस पुरानी बात को कहा जाए तो वो रिपोर्टेड स्पीच। तो इसके तीन नाम है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, नरेशन अथवा रिपोर्टिंग रिपोर्टेड स्पीच। भाई यूज क्यों करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का प्रयोग, इनडायरेक्ट का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि चीजें कन्वीनियंट हो जाती हैं। अब हर बार उसी के शब्दों में उन्हीं एग्जैक्ट वर्ड्स में बोलना पॉसिबल नहीं है, पर कभी कभी नहीं भी करते। जैसे जो कोटेशंस होते हैं, से लोकमान्य तिलक ने कहा फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, तो जब इसे कहा जाएगा तो लोकमान्य तिलक सेड दैट फ्रीडम वॉज हिज बर्थ राइट एंड ही शुड हैव इट, या ही शैल हैव इट, तो ये गड़बड़ नहीं हो जाएगी? ही वुड हैव इट, गड़बड़ नहीं हो जाएगी? भाई कोटेशन तो उन्हीं के शब्दों में कहे जाते हैं, पर एक सामान्य बात, एक आम बात, उसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करके कहते हैं, तो थोड़ा ईज ऑफ सेइंग, ईज ऑफ स्पीकिंग हो जाती है, लैंग्वेज थोड़ी सी क्लैरिटी भी देती है, और बहुत ज़्यादा कंबरसम और माइंड में बहुत ज़्यादा टेंशन देने वाली लैंग्वेज नहीं होती। देखो यार, बार बार ये कोटेशन मार्क लगाना, कॉमा लगाना, लिखने में बड़ी दिक्कत आती है। अपने शब्दों में लिख दो कि सामने वाला क्या बोला था। इसके लिए हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ते हैं, ये मोटा मोटा हिसाब किताब है, क्रैश वाला। हाँ चलो भाई, ऐसे तो पूरा एक दिन लगता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में जानने के लिए कि डायरेक्ट स्पीच का प्रयोग कब करते हैं, इनडायरेक्ट का कब करते हैं, और दोनों का कॉन्ट्रास्ट कंपैरिजन की कहाँ क्या बेनिफिशियल होता है। पर चूंकि हम लोग क्रैश बैच पढ़ रहे हैं, तो हम जितनी भी चीज़ें पढ़ रहे हैं वो थोड़ी सी तकरीबन शॉर्ट में पढ़ रही है। 2-2.5 महीने का, 2 महीने का इंग्लिश का कोर्स अगर हम लोग 6 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं या 5-6 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हम लोगों ने इसको कंप्राइज किया है आपके फायदे के लिए। खैर जो भी है, कुछ बेसिक रूल्स हैं। ये जो सेज या सेड टू होता है, राम सेज या राम सेड टू श्याम, राम सेड कमा, ये जो सेज या सेड टू होता है बाहर, ये रिपोर्टिंग वर्ब कही जाती है। इसको क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। अगर ये सेज है मतलब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, और अगर ये सेड टू है मतलब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। ये याद रखिएगा, काम आएगा। दूसरा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में, जो डायरेक्ट स्पीच में कॉमा और कोटेशन मार्क्स होते हैं, ये हो गया कॉमा, ये हो गया कोटेशन मार्क। ये कॉमा और कोटेशन मार्क जो होते हैं ये हट जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, और इनकी जगह क्या आ जाता है? इनकी जगह आ जाता है दैट नाम का एक कंजंक्शन। बराबर? तो 3 रूल, बेसिक रूल। पहला, ये जो बाहर वर्ब होती है सेज या सेड टू, इसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। सेड टू हुई यानी कि पास्ट टेंस है, और अगर सेज हुई है तो प्रेजेंट टेंस है। और कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा या कोटेशन मार्क्स रिमूव हो जाते हैं, हट जाते हैं, और उनकी जगह दैट नाम का एक कंजंक्शन आ जाता है, दैट नाम का कंजंक्शन। अब एक एग्जांपल लेते हैं। एक डायरेक्ट स्पीच का एग्जांपल है, उसका हमने इनडायरेक्ट स्पीच बनाया है। एग्जांपल है, ही सेड राम इज वॉचिंग अ क्रिकेट मैच। उसने कहा राम क्रिकेट मैच देख रहा है। अब ये तब कहा होगा ना, तो आज इसको कह रहे हैं तो पास्ट में हो जाएगा चेंज, तो कैसे हो जाएगा? ही सेड कॉमा गया, इन्वर्टेड कॉमा गया, ही सेड दैट राम, इसकी जगह वॉज हो जाएगा, क्योंकि अब थोड़ी देख रहा है, तब कहा था जब देख रहा था, अब तो बात पुरानी हो गई। लॉजिक, डायरेक्ट स्पीच की हर चीज इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट टेंस हो जाती है। तो ही सेड दैट राम वॉज वॉचिंग अ क्रिकेट मैच, खत्म। बड़ा आसान लग रहा है, जितना दिख रहा है उतना आसान है नहीं, पर हाँ अभी तो आसान है। दैट राम वॉज वॉचिंग अ क्रिकेट मैच, डन। बहुत बढ़िया। अब इधर आओ भाई, इस तरफ थोड़ा सा। कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स अब स्टार्ट हो रहे हैं। रूल नंबर 1, 2 और भी बहुत सारे रूल्स हैं। यहां से सबसे पहला, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच या नरेशन या रिपोर्टिंग रिपोर्टेड स्पीच बोल लो, कुछ भी कह दो, इसके कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स चालू हो रहे हैं यार। देखना जरा, टेंस चेंज आपको लिखा हुआ दिख रहा है, टेंस चेंज। टेंस चेंज का सबसे पहला रूल बोलता है कि जितने भी टेंस हैं, प्रेजेंट और पास्ट, ये सब पास्ट में चले जाएंगे। पूछो क्यों? क्यों? कारण यह है कि डायरेक्ट स्पीच को जब इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं, तो तब की बोली गई बात आज जब कही जा रही है तो वो बात पुरानी हो गई। पुरानी हो गई मतलब पास्ट की हो गई। इसका मतलब तब की हर बात आज जब कही जा रही है वो पुरानी हो गई, और जो बात पुरानी हो गई, रिपोर्टेड स्पीच पुरानी हो गई, तो वो पास्ट टेंस में जाएगी। तो देखो आप,
प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंजेस टू पास्ट इंडेफिनिट। देखो इसको याद करने का एक तरीका बता देता हूं। सिंपल ज्योमेट्री लगाना, ये दो पैरेलल लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल है, तो देखो ये दोनों एंगल जो होते हैं ना, ये सेम होते हैं, इनको बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये दोनों एंगल्स, ये वाला और ये वाला, बराबर। ये वाला और ये वाला एंगल भी सेम होता है, ये वाला और ये वाला एंगल सेम होता है, और ये वाला और ये वाला एंगल सेम होता है। मतलब ये A इज इक्वल टू A, ये B इज इक्वल टू B, ये C इज इक्वल टू C, ये C इज इक्वल टू C, और ये D इज इक्वल टू D। चारों एंगल सेम होते हैं। बस आप ये मान के चलो कि ये प्रेजेंट टेंस है और ये पास्ट टेंस है, और ये नरेशन की जब लाइन गुजरी, जब हमको चेंज करना पड़ा डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बन गया पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस बन गया पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट बन गया पास्ट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस डी बन गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ये ज्योमेट्रिकल तरीका इंग्लिश पढ़ने का। आसान है, बहुत आसान है, दिमाग नहीं लगाना ज़्यादा। देखो आप, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, और ये किसमें चेंज हुआ? ये चारों सेम है। देखो, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस, बस ये कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट में कन्वर्ट हो गया अपने आप। अब मजेदार बात देखो, पास्ट इंडेफिनिट ऑलरेडी पास्ट है, तो पास्ट का और पास्ट कितना करेंगे? बोले सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, तो पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट बिकम्स पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूस बिकम्स पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब पास्ट परफेक्ट तो ऑलरेडी पास्ट में पास्ट है, पूरा ही पास्ट है, तो वो चेंज नहीं होता। पास्ट परफेक्ट रिमेन्स पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस रिमेन्स पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो अब कितना आसान हो गया, कुल 10 हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कंटिन्यूस। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कोई फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट होता ही नहीं है। फ्यूचर इंडेफिनिट होता है, फ्यूचर कंटिन्यूस होता है, बस डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते समय। तो कुल 10 हो गए 12 में से। अब इन 12 में याद करना कितना आसान है। प्रेजेंट के चारों पास्ट के उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वल चारों में कन्वर्ट हो जाता है। पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट हो जाता है, पास्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाता है, पास्ट परफेक्ट ही रहता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस ही रहता है। फ्यूचर के जो दो टेंस हैं वो दोनों कंडीशनल हो जाते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट कंडीशनल वुड लग जाता है, और फ्यूचर कंटिन्यूस ये भी कंडीशनल है, बस वुड बी और वर्ब में एनजी जो लगा रहता है, और वैसा का वैसे ही। अब अपन एक काम करते हैं, इनका एक एक सेंटेंस बनाते हैं, बड़ा आसान। देखो, एक ही बनाएंगे कुल सेंटेंस और उसको 8 में कन्वर्ट करेंगे, और ये 2 में भी कर देंगे, बाद में इसके 2 अलग बनाएंगे। सेंटेंस है, मुन्ना प्लेज हॉकी, और बाहर लिखेंगे ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। रूल नंबर 1, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा। इसके बाद क्या आएगा? दैट आएगा। भैया ये और मैं जो लिख रहा हूं दोनों एक साथ अगर आ जाएं तो बड़ी मेहरबानी होगी। कैमरे में आ रहा है क्या? ये वाला और ये इधर वाला जो पूरा लिखा है ये, और मैं जो लिख रहा हूं वो आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है? तो अपन एक काम करते हैं, इधर कर लेते हैं इसको। देखो भाई, इधर बना लेते हैं, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में मुन्ना प्लेज हॉकी। सब बच्चों को भी दिख रहा है? देखो, ही सेड मुन्ना प्लेज हॉकी, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब इसका चेंज कैसे होगा? ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा दैट, तो बनेगा ही सेड दैट। अच्छा, मुन्ना प्लेज हॉकी, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो इसका क्या बनेगा? पास्ट इंडेफिनिट, तो इसका बन जाएगा मुन्ना प्लेज की जगह प्लेड, और हॉकी का हॉकी। तो ये आ गया फर्स्ट, ये इसका इनडायरेक्ट स्पीच। अब इसी को कन्वर्ट कर लो कंटिन्यूस में,
तो ही सेड कॉमा मुन्ना इज प्लेइंग हॉकी, तो अंदर आ जाएगा ही सेड दैट मुन्ना वॉज प्लेइंग हॉकी। प्रेजेंट कंटिन्यूस चेंजेस टू पास्ट कंटिन्यूस। अब इसका चेंज कर लो प्रेजेंट परफेक्ट में। ही सेड मुन्ना हैज प्लेड हॉकी, तो ये बन जाएगा ही सेड दैट मुन्ना हैड प्लेड हॉकी। इसका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कर लो। ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में मुन्ना हैज बीन प्लेइंग हॉकी, ही सेड दैट मुन्ना हैड बीन प्लेइंग हॉकी, ये हो गया। अब इसका पास्ट टेंस कर लो। ही सेड कॉमा मुन्ना प्लेड हॉकी, इसका बन जाएगा ही सेड दैट मुन्ना हैड प्लेड हॉकी। मुन्ना प्लेड हॉकी, मुन्ना हैड प्लेड हॉकी। पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट। समझ में नहीं आ रहा क्या? नहीं आ रहा? देखो एक काम करते हैं, सारे लिख दूं। ही सेड, सारे लिख दो तब तो आ जाएगा। मुन्ना प्लेज हॉकी। दूसरा बना दूं एग्जाम्पल, ये अच्छा नहीं लग रहा, मुन्ना मजा नहीं आया मुन्ना में, चेंज कर देते हैं, मुन्ना बदल देते हैं, मुन्नी कर दें, मुन्नी बदनाम हो जाएगी, मुन्नी नहीं करेंगे। ही सेड अभय ईट्स केक, छोटा सा केक बड़ा, सेंटेंस छोटा। ही सेड अभय ईट्स केक। अब बनाते हैं। ही सेड अभय इज ईटिंग केक। ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा अभय हैज ईटन केक। ये सारे अपन डायरेक्ट स्पीच बना रहे हैं, अब इसके इनडायरेक्ट बनाए नहीं है। ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा अभय हैज बीन ईटिंग केक। ही सेड अभय एट केक। ही सेड कॉमा अभय was eating cake. He said Abhay had eaten cake. He said, देखो मेहनत पूरी कर रहे हैं, साथ देना। He said, एक एक एग्जाम्पल बना रहे हैं। He said Abhay had been eating cake. He said, comma inverted comma, Abhay will eat cake. He said, comma inverted comma, Abhay will be eating cake. हाँ भाई, ओह, ये 10 सेंटेंसेस हमने बनाए भैया, और ये 10 सेंटेंसेस सारे डायरेक्ट स्पीच के हैं। ये सब डायरेक्ट स्पीच के। अब इनका इनडायरेक्ट करो तो रूल लगा दो, जहां जहां कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है वहां वहां कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाए हैं, ये ऐसे बने। अब इनका पास्ट इंडेफिनिट कर दो। रूल क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंजेस टू पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंजेस टू पास्ट कंटिन्यूअस। तो ये सारे डायरेक्ट स्पीच में। इसके इनडायरेक्ट स्पीच क्या बनेंगे? एक बनाता हूं, फिर ओरल बनाएंगे हम। ये ब्लू वाला इनडायरेक्ट स्पीच, ग्रीन वाला डायरेक्ट स्पीच। कलर थीम पे ध्यान देना। ही सेड, अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा देंगे तो आएगा दैट। अभय अपनी जगह रहेगा। ही सेड दैट अभय ईट, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंजेस टू पास्ट इंडेफिनिट। ईट पास्ट इंडेफिनिट यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म। ईट एट, ईटन सेकंड फॉर्म एट। ही सेड दैट अभय एट
केक, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, सिर्फ फुल स्टॉप अपनी जगह. ही सेड अभय इज ईटिंग केक, तो ही सेड दैट अभय वॉज ईटिंग केक. दिख रहा है कि नहीं? अच्छे से दिख रहा है बच्चों? तीसरा देखो, ही सेड अभय हैड ईटन केक, ही सेड दैट अभय हैज का हैड हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट. अभय हैड ईटन केक. चौथा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, तो बन जाएगा ही सेड दैट अभय हैज बीन की जगह हैड बीन ईटिंग केक. बड़ा आसान. अब पास्ट इंडेफिनिट चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट, तो ही सेड दैट अभय एट केक, तो ये बन जाएगा अभय हैड ईटन केक. पास्ट कंटिन्यूस चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, तो बन जाएगा ही सेड दैट अभय हैड बीन ईटिंग केक. अभय वॉज ईटिंग केक का हो जाएगा अभय हैड बीन ईटिंग केक. अब पास्ट परफेक्ट तो पास्ट परफेक्ट ही रहता है, तो ये सेम रहेगा, ही सेड दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा और अंदर का मटेरियल सेम रहेगा. ये चेंज ही नहीं होता पास्ट परफेक्ट. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस भी चेंज नहीं होता है, तो क्या बनेगा, ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, बस दैट आ जाएगा और अंदर का मटेरियल सेम रहेगा, आखिरी में फुल स्टॉप. ये दोनों मिला के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 में से 8 हो गए. अब अच्छे 9वां और 10वां फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट क्या बना, ही सेड अभय विल ईट केक, बस वुड हो जाएगा और कुछ भी नहीं करना है, और कंडीशनल बन जाएगा. तो इसका बन जाएगा ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाया, जनरल रूल दैट अभय विल की जगह हो जाएगा अभय वुड, और ईट केक. जितना आपको इजी लग रहा है उतना ही इजी है, टेंशन लेने की बात नहीं है. और यहां विल बी की जगह वुड भी आ जाएगा, बाकी पूरा सेम. ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट के दैट आएगा, ये तो जनरल रूल है. अभय वुड बी ईटिंग केक. खत्म भैया. समझ आया कि नहीं आया बताओ ईमानदारी से? पक्का? ये हमारे पूरे 10 जो टेंस के कन्वर्जन थे, ये 9वां और ये 10वां, ये 10 कन्वर्जन हुए. जान लगा दी आपने. मैंने क्रैश कोर्स चल रहा भैया, और हम लोग उसके बाद कोशिश कर रहे हैं कि फिर भी डिटेल को नहीं छोड़ें. बढ़े आगे. चेंज ऑफ मॉडल, सेकेंड रूल. अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट में मॉडल वर्ब आती है, मॉडल वर्ब याद है ना, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, शुड, ये मॉडल वर्ब आती हैं, तो इनका चेंज कैसे होता है? कैन का कुड हो जाता है. देखो एक्टिव पैसिव में कैन का कुड नहीं होता, मे का माइट नहीं होता, याद रखना. डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज होता है. तो कैसे चेंज होता है? बोले जी, कैन का कुड हो जाता है, मे का माइट हो जाता है. ये दिख रहा है कि नहीं अच्छे से आप लोगों को? कैमरा में जो बच्चे देखेंगे उनको, कैन का कुड, मे का माइट, मस्ट का हैड टू, विल का वुड, विल का वुड तो अभी देखा हमने, ये विल का वुड हो जाता है. वुड तो वुड ही रहेगा, ऑट टू ही रहेगा, और शुड ही रहेगा. तो बेसिकली चेंज कहां हो रहा है? कैन का कुड हो रहा है, मे का माइट हो रहा है, मस्ट का हैड टू हो रहा है, विल का वुड हो रहा है. और वुड, ऑट टू और शुड, ये तीनों तो वुड, ऑट टू और शुड ही रहते हैं, इनमें कोई चेंज नहीं होता है. तो ये नहीं भी पढ़े, इसमें कोई चेंज होता है कि नहीं होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता. इनके एक एक सेंटेंस बना के देखें क्या प्रैक्टिस के लिए. बाकी तो फिर आपके पास वर्कशीट आने वाली है, इसकी वर्कशीट पे सॉल्व करके मुझे चेक कराइएगा. ही सेड, कॉमा, रहीम कैन विन, रहीम कैन विन द मैच. अब कुछ नहीं करना है, देखो इसका क्या चेंज होगा. ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, रूल पक्का रूल. तो ही सेड दैट रहीम कैन की जगह हो जाएगा कुड, कुड. और अब अंदर का टेंस चेंज नहीं होगा,
क्यों? रहीम कुड विन द मैच। कैन का कुड हो गया, जब कैन ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली पास्ट टेंस में जाने की, तो अब विन अपनी जगह रहेगा, तो ये बन गया ही सेड दैट रहीम कुड विन द मैच। अब इसमें लगा लो, मे लगा लो, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रहीम मे विन द मैच, तो बन जाएगा ही सेड दैट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा दैट रहीम माइट विन द मैच, मे का माइट। ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रहीम मे विन द मैच, मस्ट विन द मैच, तो इसका बन जाएगा ही सेड दैट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा दैट रहीम हैड टू विन द मैच। तो बस कैन का कुड, मे का माइट, मस्ट का हैड टू, विल का वुड, ऑट टू, वुड, शुड। एक बार बोल लेंगे, बोलो फटाफट से, कैन का कुड, मे का माइट, विल का वुड, मस्ट का हैड टू, वुड का वुड, ऑट टू, शुड का शुड। आया? बहुत बढ़िया। अब एक खास बात जो ध्यान देने की है, अभी हमने 3, 4, 5 मिनट पहले ये रूल पढ़े थे टेंस वाले कि प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंजेस टू पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस टू पास्ट कंटिन्यूस। ये चेंज होता ही है, ये वाला जो चेंज है, ये चेंज होता ही है। ध्यान देना, ये चेंज होता ही है, पर ये चेंज कभी कभी कुछ एक्सेप्शनल केसेस में, कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ एक्सेप्शनल केसेस में ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट में, कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, कुछ एक्सेप्शनल केसेस में ये चेंज नहीं होता और अंदर का टेंस जो डायरेक्ट में है वही इनडायरेक्ट में ही रहता है। मतलब बेसिकली ये होता ही है जनरल रूल, और एक्सेप्शनल केस ये कहते हैं कि कुछ कुछ एक्सेप्शनल केसेस में ऐसा नहीं भी होता है। अब सर वो एक्सेप्शनल केसेस कौन से? तो बोले पहला, जब रिपोर्टिंग वर्ब खुद प्रेजेंट टेंस में हो, यानी कि बाहर सेड टू की जगह सेज हो। इधर आओ जरा 2 मिनट, इधर आना। सेज और सेड टू ये जो लिखी रहती है बाहर, जो मेन सेंटेंस है उसके बाहर ही सेड, ही सेज, ये जो सेड या सेड टू लिखा रहता है या सेज लिखा रहता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। और ये रिपोर्टिंग वर्ब अगर सेज हो मतलब प्रेजेंट टेंस में है, और सेड या सेड टू हो मतलब पास्ट टेंस में है। वापिस आओ, तो क्या बोला? अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो यानी कि सेज हो, मेन जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो वर्ब है ही सेज, अगर वो सेज लिखा हो तो अंदर का सेंटेंस चेंज नहीं होता, क्योंकि वो बात पुरानी नहीं हुई। इसका एग्जाम्पल कैसे बनेगा? इस वाले का, इसका एग्जाम्पल बनाते हैं। ही सेज राम विंस द मैच। अब देखो, राम विंस द मैच ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इसका चेंज हो जाना चाहिए किसमें? पास्ट इंडेफिनिट में। तो क्या होना चाहिए? ही सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा दैट राम, विन का विन वन, तो ही सेज दैट राम वन द मैच। पर इसका चेंज नहीं होगा क्योंकि ये एक्सेप्शन है। तो इसका क्या बनेगा? इसका वैसा का वैसे ही रहेगा, बस वो एक छोटा सा रूल है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लग जाएगा और अंदर का टेंस चेंज नहीं होगा। राम विंस द मैच ऐसा का ऐसे ही लिखेंगे, ये वाला रूल नहीं लगाएंगे, एक्सेप्शन वाला रूल लगाएंगे। क्यों? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब खुद प्रेजेंट टेंस में है। बोलो आया? ये तो बहुत इजी था यार, है ना? चलो अगला, जब भी यूनिवर्सल ट्रूथ हो, जैसे ही सेड। अब यहां बाहर तो सेड है, पर अंदर देखो, सन राइजेस इन द ईस्ट। ही सेड सन राइजेस इन द ईस्ट। अब भैया सूरज तो कल भी पूरब में उगा था, आज भी पूरब में उगा है, कल भी पूरब में उगेगा, हजारों साल पहले भी पूरब में उगता था, हजारों साल बाद भी पूरब में उगेगा। तो भाई ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, सार्वभौमिक सत्य। तो क्या करेंगे इसका? ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लिख देंगे, और अंदर का टेंस जो कि चेंज होना चाहिए जनरल रूल के हिसाब से, तो पर हम चेंज करने वाले नहीं हैं। तो बनेगा ही सेड दैट सन राइजेस इन द ईस्ट।
नो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, बस फुल स्टॉप। और तीसरा एक्सेप्शन, व्हेन द एक्शन इज स्टिल रेलेवेंट, व्हेन द एक्शन इज स्टिल रेलेवेंट। कैसे स्टिल रेलेवेंट? तो देखो भाई कोई चीज जो पहले थी, हुआ करती थी, और वो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, उतनी ही रेलेवेंट है, आज भी उतनी ही मान्यता प्राप्त है। एक एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे ही सेड आई लव कॉफी। अब यार ये जो व्यक्ति कॉफी पीना पसंद करता है, कॉफी पीने से प्यार करता है, वो एक दिन में तो अपनी चॉइस बदल नहीं लेगा, साल 2 साल में चॉइस बदल नहीं लेगा। कॉफी जो प्यार करता है वो कॉफी 10 साल बाद भी पीता ही है, उसको प्यार करता है कॉफी को, जब दे दो जब पीने के लिए तैयार है कॉफी। तो क्या कॉफी जब वो पहले पसंद करता था, लव करता था, लाइक करता था, आज भी उतना ही लाइक करता होगा? तो फिर ये मैटर आज भी उतना ही रेलेवेंट है जितना कल था। तो हम चाहें तो इस तरह के सेंटेंस, इसमें ये ऑप्शनल एक्सेप्शन है, तीसरा वाला, लास्ट वाला, इसमें कर भी सकते हैं। जैसे ही सेड दैट, आई का ही हो जाएगा, दैट ही लव्स कॉफी, क्योंकि वो अभी भी रेलेवेंट है, इसलिए आप इसको चेंज मत करो, वैसे का वैसे रहने दो। और इसका एक ऑप्शन और बनता है, ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट आ जाएगा, दैट ही लव्ड कॉफी। अब इसमें दोनों सही है। सर हम एग्जाम में क्या करें इस तरह के सेंटेंस अगर आ जाए? तो आप दोनों लिख के आ सकते हो चाहो तो, कि भाई कंसीडरिंग दिस स्टेटमेंट एज स्टिल रेलेवेंट द इनडायरेक्ट स्पीच वुड बी, और आप उसको चेंज मत करो, एंड कंसीडरिंग दिस सेंटेंस एज नॉट स्टिल रेलेवेंट, और आप उसका टेंस कन्वर्ट कर दो। जितना आसान आपको नजर आ रहा है ये उतना ही आसान है। समझ आया? पक्का? तो भाई ये जो स्टिल रेलेवेंट वाले हैं ये वाले ऑप्शनल है। इन दोनों में तो करते ही नहीं है चेंज टेंस, और इस वाले में कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। आप टेंस चेंज करें या नहीं करें, ये आपके ऊपर है कि आपको उसको रेलेवेंट मानना है या नहीं मानना है। तो इस तरह से हमने ये 3 बेसिक रूल और इधर 2 रूल, टेंस चेंज और चेंज ऑफ मोडाल या मॉडल वर्ब्स, और ये जो टेंस चेंज के थे इसके एक्सेप्शन देखिए। अभी इतना समझ में आया बच्चों को? पूरा एकदम पक्कम पक्का गारंटीड समझ में आया? चलो भाई आज के लिए इतना ही पर्याप्त करते हैं। कुछ और रूल है हमारे पास जिनको कल आराम से पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बाय।